गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हमारे सामने एक पोर्ट्रेट किया हुआ था बीजेपी की इमेज के, एकदम ही कोई स्कैम नहीं होता है, कोई भी कमीशन नहीं खाते हैं, कोई भी ब्राइबरी नहीं होती है, तो वो एकदम से धुंधुला गई। जैसे ही कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड की कर रहा हूँ और किस तरह से पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ रहा है। भले ही आज भाजपा के सपोर्टर हो या आप कांग्रेस के हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और ना आपको पढ़ना चाहिए। बात जब देश की होती है तो देश से कई फ़र्क पड़ना चाहिए कि आखिर देश में क्या चल रहा है और आपको उससे मतलब होना चाहिए जैसे कैसे चीज़ें बढ़ी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आखिर देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हो क्या है, होता क्या है और से लाया क्यों गया था। तो ये जो है ये 2017 में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी पार्टी फंडिंग होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग होती है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं धांधली होती है। धांधली इन द सेंस कि जो जितना ही ब्लैक मनी है वो पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता था पहले, और उस वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि सही है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, और बहुत लोग इसके सपोर्ट में खड़े हुए एंड ऑल। फिर ये लागू हो गया। तो इसको जो है फिजिकल एक्ट 2070 के अंदर लाया गया। और उस टाइम जो है थे अरुण जेटली जी थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो उस टाइम उनकी वो जीवित थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, तो उनके टाइम पे ही लाया गया था। तो कुछ टाइम तक चीज़ें सही चल रही थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आ रहा था पॉलिटिकल पार्टी के पास, कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन फिर क्वेश्चन खड़ा होता है जब ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कैसे लिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि कोई कॉर्पोरेट जो कोई कॉर्पोरेट पार्टी है वो जो है वो खरीदती है इसको एसबीआई के ब्रांच के थ्रू। और इसमें जो है 1000 की डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, जैसे कि 1000 का हो गया, 10,000 का हो गया, 1 लाख हो गया, 1 करोड़ तक जो है इसमें होते हैं। 1000 से लेके 1 करोड़ तक का इसमें जो है ब्रैकेट एरिया होता है। तो उसके अंदर आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो। अब कोई कॉर्पोरेट पार्टी ने इसमें से बॉन्ड लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ रिचार्ज कूपन तरह होता था जो पहले घिसने वाले आते थे, कुछ ऐसा मान लीजिए। तो आपने वो ले लिया दुकान से और उसके बाद आप जिसको दोगे और जो घिसेगा, जिसके पास वो नंबर आ जाएगा, वो रिचार्ज कर लेगा। कुछ इसी तरह का सेल था इसमें। किसी कॉर्पोरेट जो पार्टी है उसने लिया और उसने जाके अपनी मन पसंदीदा जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी को जाके दे दिया। और उसने जो है वो बॉन्ड लिया और जाके एसबीआई की किसी ब्रांच में जाके वो दे दिया बॉन्ड, और वहाँ से उसने रिडीम करा लिया। मतलब उसने जो है जितनी बॉन्ड की वैल्यू थी वो अपने अकाउंट में करा ली। तो ये तो कुछ एक प्रक्रिया थी इसकी, और इसकी एक लिमिटेशन भी थी कि 15 दिन के अंदर आपको कराना है। अगर मान लो कारणवश आपने 15 दिन के अंदर नहीं करा पाते हैं तो ये जो है पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। अब यहाँ तक तो आपको सही लग रहा होगा कि मतलब बैंक भी है इसमें इन्वॉल्व है और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी है। बैंक तो पॉलिटिकल पार्टी को रुपए जा रहा है, और अगर इन केस वो डिफॉल्ट होता है रिडीम का तो पीएम रिलीफ फंड में जा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है? अब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात इसमें हुई वो ट्रांसपेरेंसी इसमें कहाँ है वो आप ढूंढने की कोशिश करिएगा कि इसमें जो है जो डोनर है जो दे रहा है रुपए, उसका नाम नहीं बता कर सकते हो आप। और सरकार ने इसका रीज़न ये दिया कि अगर हम लोग डोनर को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा। मान लीजिए कोई कांग्रेस को पैसा दे रहा है तो भाजपा पॉलिटिकल प्रेशर बनाएगी कि आप हमको ही पैसा दो। तो इस तरह के जो है वो रीज़न जो है वो गवर्नमेंट ने दिया और कहा कि इस वजह से हमने इसको अलाउ नहीं किया है कि डोनर की जो है वो सिक्रेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और यहाँ पे जिसको दे रहा है ये बॉन्ड उसका भी नहीं पता चलता है कि आखिर ये पैसा किसको दिया गया। तो दोनों जगह ही सिक्रेसी मेंटेन है और पता नहीं चल रहा है कि आखिर पैसा का लेन देन कहाँ हो रहा है। बस बॉन्ड जा रहा है और वो रिडीम करा रहे हैं, पैसा उनके पास आ रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि ये जो चीज़ है ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है। कमाल की बात तो यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन को यही नहीं पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना फंड आ रहा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से फंड ले रही है, तो ट्रांसपेरेंसी किस बात की है? तो ये एक कह सकते हो आप बड़ा ही झोल मोल सा हिसाब यहाँ पे हो गया। और ये जब बातें हैं ये जब रखी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सुप्रीम कोर्ट की बातें समझ में नहीं आई कि जब ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं और तो फिर ट्रांसपेरेंसी का आप क्यों बोल रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी है? वो तो किसी को दिख नहीं रही है। जब ना इलेक्शन कमीशन को पता चल रहा है पैसा कहाँ आ रहा है, ना पब्लिक को पता चल रहा है, तो पता किसे चल रहा है? तो किस बात की ट्रांसपेरेंसी? और जो एसबीआई है वो गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, वैसे तो अलग है लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। और ये मतलब कोई कहने वाली बात नहीं, जिस किसी की पॉलिटिकल पावर में होती है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं उस सरकार के कंट्रोल में होती हैं, उनके एम्प्लॉयज उनके कंट्रोल में होते हैं। चाहे आप ईडी ले लो, सीबीआई ले लो, ये सब उनके कंट्रोल में रहती हैं और हर कोई अपने हिसाब से उसको यूज़ भी करता है।
तो यहाँ तक तो बात ठीक चल रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, और एसबीआई से कहा कि आप जो भी डाटा है उसको आप लाइए और रखिए और बताइए कि आखिर पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और उसके बाद पहले तो एसबीआई ने कहा कि डाटा देने में टाइम लगेगा, कम से कम भाई 3-4 में तुम गुड हो, इलेक्शन निपट जाए, बाद में आना, लंच ब्रेक का टाइम चलेगा इलेक्शन तक। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी के अभी। तो उसने कहा ठीक है चलो हम इंतजाम करते हैं, लंच तो होता रहेगा बाद में, पहले आपको दे देते हैं डाटा। तो अब जब डाटा आता है तो उसमें भी झोल हो जाता है। अब झोल ये है कि डाटा कुछ साल का नहीं आता है, कुछ टाइम पीरियड का डाटा नहीं आता है। जो 2017 से लेके 2019 तक का डाटा जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। 2019 से लेके अभी तक का डाटा वैसा नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये भी रेज हो रहा है कि उस टाइम जो था, अगर आपको याद हो, डीमोनेटाइजेशन भी उसी टाइम हुआ था। तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं काला धन जो है वो यहीं के रास्ते तो नहीं चला गया। अब ये भी समस्या है। उसके बाद एसबीआई ने यहाँ पे क्या किया कि जो, अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, कि जब बॉन्ड लिया था ना जिस कॉर्पोरेट पार्टी ने और पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, अब इन दोनों का लेन देन जो है वो रिडीम जब होता है तब ये एसबीआई को पता चल जाता है कि किसने दिया और किसने लिया, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ एसबीआई के पास ही है। तो एसबीआई ने ये तो डाटा दे दिया हमको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा है, और ये भी बता दिया कि कौन सी कॉर्पोरेट पार्टी ने दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी कॉर्पोरेट पार्टी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ये मिसिंग मैच है। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस ने रुपए दिया है, वैसे रिलायंस का नाम नहीं आया ना, अडानी का नाम है ना, टाटा का, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई ऑब्सेस्ड रहता है उनके साथ, तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि रिलायंस ने भाजपा को रुपए दिया, ये नहीं किसी को पता है। रिलायंस ने रुपए दिया ये पता है। तो ये छोटा मोटा मोटी बात जो है वो आप ऐसे समझ जाइए कि रुपए तो गया है कॉर्पोरेट पार्टी से, लेकिन किस पर्टिकुलर पार्टी को गया है ये किसी को नहीं पता। और इसके आने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको रुपए मिला है वो है भाजपा, ठीक है। यहाँ तक तो आदमी एक बार डाइजेस्ट कर लेगा, वो पार्टी सेंटर में भी, बहुत सारे स्टेट में भी है, उनका बहुत बड़ा नेक्सस है, तो चलो मान लेते हैं उनके। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है जो तृणमूल कांग्रेस है, सिर्फ एक स्टेट में जिसके इलेक्शन होते हैं, उस पार्टी के बाद इतना सारा फंड कैसे आया, क्योंकि वो सेकंड नंबर की पार्टी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को उम्मीद जो थी वो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस थर्ड नंबर पे है और तृणमूल कांग्रेस सेकंड नंबर पे है। और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखो, अगर आप करप्शन का भी एक एंगल लेके चलते हो, कोई कॉर्पोरेट पार्टी है, रुपए दे रही है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, अपनी बिडिंग कर रहे हैं, तो होता है जैसे कि इसमें बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे अब बीजेपी के अगेंस्ट जो है कि हाईवे में कोई मतलब कॉन्टैक्ट लिया गया तो उसके लिए इन्होंने बिडिंग करी होगी, जो भी थे उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से रुपए भेजा तब उनको मिला, सब चीज़ें ठीक है, आपको समझ में आएगा, वो सारी चीज़ें खुलेंगी। लेकिन सवाल टीएमसी भी बहुत बड़ा खड़ा होना चाहिए कि वहाँ पे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी नहीं आए स्टेट के, जो स्टेट गवर्नमेंट के इतना सारा पैसा मिला है, मतलब स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी को इतना सारा पैसा मिला है, और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर आप और भी देखो इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो पहले कैप लगी हुई थी कॉर्पोरेट के ऊपर कि कॉर्पोरेट कुछ अमाउंट ही है जो उनका रेवेन्यू का दे सकती हैं, वो भाजपा सरकार ने क्यों हटाया। जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी कैप हटा दी कि मतलब आप कितना भी रुपए दे सकते हो। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट पार्टी है, अगर कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अपनी प्रॉफिट के लिए चलाती है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को दान देने के लिए, और वो भी दान ऐसा वैसा नहीं, हज़ारों करोड़ दे रहे हैं दान। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो क्वेश्चन थे वो भी कहीं ना कहीं अनआंसर्ड रह जा रहे हैं कि आखिर कॉर्पोरेट पार्टी जो होती है वो इतना पैसा क्यों दे रही है, ऐसा क्या बेनिफिट हो रहा है जो आम जनता नहीं जान पा रही है, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और हज़ारों करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, और कुछ एस्टिमेट तो ये भी है कि इलेक्शन में 14 बिलियन तक जो रुपए खर्च होते हैं। आप सोच के देखिए 14 बिलियन एक इतना बड़ा अमाउंट है कि एक कंट्री की इकोनॉमी चल सकती है। ये जो अमाउंट है ना, अगर आपको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होगे तो इतना अमाउंट जो है एक कंट्री आईएमएफ से लोन लेती है कि हमको बेल आउट करा दो, वो भी 1-2 बिलियन, उतने में वो बेल आउट हो जाता है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी रनिंग कंडीशन पे आ जाती है। तो कुछ इस तरह के जो अमाउंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, 14 बिलियन जो मैं इलेक्शन में खर्च होता है। और ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी की आप सोच के देखिए, क्या हमारे देश में गरीबी है या सिर्फ लोग ही गरीब है? कुछ लोग बहुत अमीर हैं, वो इतने अमीर हैं कि उनको हज़ारों करोड़ से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहे हैं। और इस तरह की जो डिस्पैरिटी है
लोगों के बीच ये समझनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कितना खर्च क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड क्या है ना, ये जो रुपए जो पॉलिटिकल पार्टी लगा रही है अपने कैंपेन में, ये कहाँ से कटिंग हो रही है? जो कॉस्ट कटिंग हो रही है ना, ये हमारी डेवलपमेंट पे कॉस्ट कटिंग हो रही है। अगर कोई भी कंपनी है वो प्रोजेक्ट ले रही है 1,000 करोड़ का रोड बनाने का, और उसमें से 500 करोड़ दे रही है, तो आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, वो सिर्फ 500 करोड़ की वैल्यू का ही मिल रहा है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट लिया एक्सप्रेसवे बनाने का। उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए कंपनी ने जो बिड कर रही थी वो तो बाहर से कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पॉलिटिकल पार्टी को 200-300 करोड़ रुपए दे दिया। और जब उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो खुद भी कुछ खाएगी, पार्टी को भी खिला दिया है, तो एट द एंड जो आपके सामने एंड प्रोडक्ट रहेगा उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। और यही होता आ रहा है हमेशा, आपने छोटे लेवल पे देखा होगा, लेकिन बड़े लेवल पे ये होता है। तो आश्चर्य नहीं करेंगे भी, आपने बहुत बार देखा होगा कि पुल टूट गया, ये टूट गया और रोडें बह गई, तो उसका यही नतीजा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को जितना फंड कर देता है, सब कर देता है, तो एट द एंड जो है रुपए नहीं बचते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होता है, और फिर हमको कुछ ऐसा देखना पड़ता है। तो ये जो है इनडायरेक्टली जो है हमको मतलब हिट करती है जाके, और ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जब सामने से करप्शन होता है तो हम देख जाते हैं, लेकिन जब करप्शन एक लीगलाइज वे में होता है तब देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग जो है वो बीजेपी सपोर्टर होंगे, कहेंगे कांग्रेस इतना खाया उसने खाया, वो सब कुछ मैटर नहीं करता, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, और इस पर आप देखा भी करिए। बस देश का जहाँ भला हो बस वो देखना चाहिए, और मैं भी वही देखता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मुझे सुनने वाला है आप भी वही देखें, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है इसको लेके, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद।